दोस्तों, आज आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं कहानी के उस पार, जिसमें हमारी आज की कहानी है जंबक की डिबिया। और इस कहानी को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस कहानी की ओर। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून किया है, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिबिया मेरी मौत की वजह होगी, ऐसा प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद हम सबने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से इंसान की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? तब एक गहरी सांस लेते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर से बाहर जाती तो वो सारे घर की देखभाल करता और कभी भी कोई भी सामान इधर से उधर कपड़ों की तह बना रहा था। उसने मुझे बड़ी उत्सुकता से देखा और पूछा, भैया ये सबसे सब अच्छो हुई जात है क्या? मैंने कहा, हाँ हाँ, खाज, फोड़ा, फुंसी, जले कटे सब में ये दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपना काम करने लगा और मैं भी घर के बाहर चला गया। शाम को जब मैं घर घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब तरह की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है? कल उसकी भावज आई थी, उसके लड़के के भी बहुत सारी फुंसियां निकल रही थी। और उधर पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन न ले गई हो। वैसे भी ये अखिल उससे कह रहा था, गोरे होने की दवा है, लड़के भी तो सीधे नहीं है तुम्हारे। तभी अखिल दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन हमेशा गोरे होने की ही बात करती है, सो मैंने भी कह दिया, हाँ हाँ, गोरे होने की दवाई ही तो है। उधर केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई रहे तभी हम देख ही रहे, फिर हम नहीं देखे सरकार। मुझे काफी गुस्सा आ गया और बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा और कहा, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह में डिब्बी लाया और शाम में गायब। ये सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। फिर उसके कुछ देर बाद मैंने सुना कि केठानी माँ से कह रहा था, मालकिन चल के मारी कोठरी खोलो और देख लो, मैं क्या करूँ हूँ दवाई ले जाए के। न जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब करके, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया पर हम सब भाई बहन ना माने। माँ ने केठानी को भी रोकना चाहा पर वो यही कहता रहा, जब तक भैया माफ न कर दें, अपने मुंह से मुझे रुकने को न कहें, मैं न रहूंगा। मैंने उसे नहीं रोका और ना वो रुका। घर में वो हम सबसे बहुत प्यार करता था। वो गया जरूर, पर ना तन से गया और ना मन से। माँ को उसकी कमी बहुत खटकी और सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा उसकी कमी का एहसास हुआ। वो मेरे कमरे को साफ रखता था, रोज फूलों का नया गुलदस्ता बनाकर रखता था, मेरी जरूरतों को बिना कहे ही समझ जाता था। पर मैं अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से चाह कर भी माँ से न कह सका कि केठानी को वापस बुला लो। फिर इसी तरह दिन बीतते रहे और एक दिन माँ ने मुझे बताया कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी ढोने का काम करता है। मैंने सुना तो मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वो गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर मैंने सोचा कि अगर माँ कहे कि केठानी को वापस बुला लेती हूँ तो इस बार उनसे जरूर कह दूंगा कि हाँ, उसे वापस बुला लो। पर इस बार माँ ने भी केठानी को वापस बुलाने के बारे में कुछ ना कहा। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने देखा
कि केठानी सर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा था। 40 फुट ऊपर चाली पर खड़ा बूढ़ा केठानी काम कर रहा था। ये सब देखकर मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। आखिर ये सब मेरी वजह से ही तो है। फिर तभी मैंने तय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा कि अब केठानी को वापस बुला लो। वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। इतनी कड़ी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। दिन भर मैं न जाने क्यों उसी के बारे में सोचता रहा और शाम को ज़रा जल्दी घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही राय साहब का घर पड़ता था, तो मैंने देखा कि वहाँ आज मजदूरों में अलग ही हलचल मची हुई थी। जाकर पूछा तो पता चला कि आज एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। ये सुनकर मैं आगे बढ़ा और देखा तो वो केठानी था। मेरा दिल एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर मैंने माँ से कहा, माँ, केठानी के कफन के लिए एक नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपने सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए जैसे ही उन्होंने पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से नीचे गिर पड़ी।